हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है विशाल जैन और विशाल क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव वाक्य के बारे में सीखा था, अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में सीखा हुआ था। आज हम उसके बाकी अन्य सेंटेंस के बारे में सीखते हैं। इसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद हमें इसमें पढ़ना होता है नेगेटिव सेंटेंस, इसके बाद इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो देखते हैं इसे। सबसे पहले हम इसमें नेगेटिव सेंटेंस के बारे में सीखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, इसकी पहचान क्या रहती है? इसकी पहचान दोस्तों हमने जब अफर्मेटिव सेंटेंस में देखा था तो उसमें हमने देखा था कि हमारे वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ये सारे शब्द लगे रहते हैं। लेकिन चूंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो इसलिए इसमें एक नहीं शब्द का प्रयोग भी साथ में आपको मिलेगा। और इसमें हम इसे जब इंग्लिश में हम इसे हिंदी वाले वाक्य के लिए जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हमें शब्दों को कुछ इस प्रकार से जमाना होता है। इसमें सबसे पहले आपका आता है सब्जेक्ट, इसके बाद आता है डज या डू, इसके बाद इसमें लगता है नॉट, फिर आता है इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर इसमें आता है ऑब्जेक्ट और अंत में आता है अदर वर्ड। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर है। इसी स्ट्रक्चर के अनुसार आपके लिए इंग्लिश के शब्दों को इसी क्रम में आपको लगाना है, तब आपका सेंटेंस सही माना जाएगा और उसका एक सही अर्थ निकल के आएगा। तो देखते हैं इसे किस प्रकार से कर सकते हैं। इसमें कुछ परिवर्तन आया हुआ है। अफर्मेटिव सेंटेंस में के सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अनुसार कुछ बदलाव किया गया है। क्या बदलाव है, पहले वो बदलाव समझते हैं, इसके बाद हम सेंटेंस की ओर जाएंगे। तो इसमें सब्जेक्ट के बाद डू या डज का भी प्रयोग किया गया है और साथ में नॉट लगाया गया है। तो दोस्तों, नॉट यानी होता है नहीं। अभी हमने देखा है कि हमने नेगेटिव सेंटेंस सीख रहे हैं और नेगेटिव सेंटेंस में नहीं शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हमने नहीं के लिए अंग्रेजी में हम नॉट कहते हैं, इसलिए यहाँ पे नॉट शब्द भी जोड़ा जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हमने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस, ई एस या आई एस नहीं लगाते हैं। एस, ई एस या आई एस नहीं लगाते हैं, इसी कारण इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब में परिवर्तन हो जाता है और इसमें हमें डू या डज का प्रयोग करते हैं। डू या डज का प्रयोग भी अलग अलग परिस्थितियों में किया जाता है और ये हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित होते हैं। तो सब्जेक्ट यदि जैसे हमारा एक वचन है, सब्जेक्ट यदि हमारा एक वचन है तो एक वचन है सब्जेक्ट के साथ में हम हमेशा डज का प्रयोग करते हैं। अब एक वचन सब्जेक्ट में क्या क्या आ जाता है? एक वचन सब्जेक्ट में ही, शी, इट या कोई भी नाम। अब ही यानी होता है वह, शी यानी भी होता है वह, इट यानी भी होता है वह, परंतु तीनों में अंतर है। ही का प्रयोग करते हैं हम किसी पुरुष के साथ में, शी का प्रयोग करते हैं हम किसी महिला के साथ में, और इट का प्रयोग करते हैं हम किसी वस्तु के साथ में, या फिर किसी एक व्यक्ति का नाम हो, सिर्फ एक नाम, तो वो भी आपका एक वचन की कैटेगरी में आता है और एक वचन के साथ हम हमेशा डज का उपयोग करते हैं। और जब बहुवचन होता है तो बहुवचन के साथ हम हमेशा डू लगाते हैं। बहुवचन में क्या क्या आ जाता है? बहुवचन में आई, वी, यू, दे और कई सारे नेम्स। आई के लिए हिंदी में बोलते हैं मैं, बी के लिए बोलते हैं हम, यू के लिए बोलते हैं तुम या आप,
दे के लिए बोलते हैं बे या उन्हें, और नेम्स यानी कि इसमें एक से अधिक नाम होने चाहिए। सिर्फ एक नाम है तो वो आपका एक वचन में आएगा, परंतु एक से अधिक नाम आते हैं तो वो आपका बहुवचन में आएगा। तो आइए हम पहले अपने सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं और इसे किस प्रकार से जमाना है उसे देखते हैं। तो हम यहाँ पे एक सेंटेंस लेते हैं, सौरभ प्रतिदिन दवाइयाँ, या सौरभ प्रतिदिन समय पर दवाइयाँ नहीं लेता है। सौरभ प्रतिदिन समय पर दवाइयाँ नहीं लेता है। तो अभी हमने यहाँ पे देखा है कि इस वर्ब यहाँ पे अंत में क्या आ रहा है, ताहे शब्द आ रहा है। तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का उदाहरण है और इसमें साथ में नहीं शब्द भी आ रहा है, तो इसलिए नेगेटिव सेंटेंस का उदाहरण है। और इसमें सबसे पहले हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में भी देखा था कि सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, तो सौरभ हमारा सब्जेक्ट है। वर्ब आती है हमेशा बाद में, तो लेना शब्द जो है वो हमारा वर्ब है। ये आपका नेगेटिव के लिए नहीं लगा हुआ है। फिर वर्ब के पहले हमें मिलता है ऑब्जेक्ट, तो दवाइयाँ आपका ऑब्जेक्ट है। और इससे पहले हमें मिलता है अदर वर्ड यानी अन्य शब्द, तो प्रतिदिन समय पर, ये आपका पूरा अन्य शब्द है। तो इसे हम अंग्रेजी में बना के देखते हैं किस प्रकार से आएगा। तो अंग्रेजी में बनाते समय हमें सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लगाना होता है और सब्जेक्ट है हमें हमारा सौरभ। तो सबसे पहले हम इसमें सौरभ लिखते हैं। इसके बाद आता है डू या डच। तो अभी हमने देखा है कि सौरभ एक नाम है और एक नाम हमेशा एक वचन होता है, तो एक वचन के साथ हमेशा डल लगता है। तो सौरभ के साथ में हम लगाएंगे डच। फिर आता है नॉट, तो हमने देखा था यहाँ पे नहीं शब्द आ रहा है, इसकी वजह से इसमें क्या आ जाएगा नॉट। फिर आता है इसमें वर्ब। वर्ब कहाँ है, वर्ब है लास्ट में लेना। तो लेने के लिए हम इसमें बोलते हैं, इंग्लिश में वो कहते हैं टेक, तो यहाँ पे आ जाएगा टेक। फिर आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें दवाइयाँ, दवाइयों के लिए इंग्लिश में कहते हैं मेडिसिन्स, तो यहाँ पे आ जाएगा मेडिसिन्स। फिर आता है लास्ट में अदर वर्ड यानी अन्य शब्द। अन्य शब्द है प्रतिदिन समय पर, तो ये प्रतिदिन समय पर, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, डेली ऑन टाइम। प्रतिदिन के लिए डेली, पर के लिए ऑन और समय के लिए टाइम। तो आपका वाक्य कंप्लीट होता है सौरभ डज नॉट टेक मेडिसिन डेली ऑन टाइम। तो ये आपका निगेटिव सेंटेंस है। इसी प्रकार से हम इसको एक बहुवचन के साथ भी देख सकते हैं, जैसे कि वे रात में खाना नहीं खाते हैं। वे रात में खाना नहीं खाते हैं। तो इसके अंत में भी आपका तेह शब्द आ रहा है, तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और नहीं शब्द आ रहा है तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें सबसे पहले आपका वे शब्द हुआ सब्जेक्ट, खाना शब्द है वर्ब है, वर्ब के पहले मिलता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पहले मिलता है अदर वर्ड। तो चलिए इसे इंग्लिश में किस प्रकार से लिखते हैं। तो वे के लिए भी हमने देखा था, वे के लिए लिखते हैं हम दे, तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा दे। फिर इसके बाद आता है डू या डच। तो हमने देखा था कि दे बहुवचन है और बहुवचन के साथ में हमेशा डू लगता है, तो यहाँ पे शब्द आ जाएगा डू। इसके बाद आता है नॉट, क्योंकि इसमें नहीं शब्द भी आ रहा है, तो ये हो जाएगा नॉट। फिर आता है इसमें वर्ब, वर्ब इसमें खाना, खाने के लिए लिखते हैं ईट,
तो यहाँ पे आ जाएगा ईट। इसके बाद आता है आपका यहाँ पे भोजन, खाना। इस भोजन के लिए हम बोलते हैं फूड। फिर अदर वर्ड आता है, अदर वर्ड है हमेशा आपका है रात में। रात में मैं के लिए बोलते हैं इन, और रात के लिए बोलते हैं नाइट। तो ये आपका कंप्लीट सेंटेंस आ जाएगा, दे डू नॉट ईट फूड इन नाइट। आप चाहे तो इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, दे डू नॉट टेक फूड इन नाइट। रात के खाने के लिए लंच डिनर बोलते हैं, तब ऐसा भी लिख सकते हैं, दे डू नॉट टेक डिनर इन नाइट। तो ये आपकी स्वेच्छा है, आप इसे अपने अनुसार सही शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो आप सामान्य तौर पर इसे इस प्रकार से भी बना सकते हैं। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है। इसके बाद हम इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में सीखेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसा होता है? तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य। इसकी पहचान क्या होती है? इसमें सबसे पहले आपका इसमें क्या शब्द लगा रहता है। इसके अलावा इसमें ता है, ती है, ती है, ये शब्द भी लगे रहते हैं। और सबसे बाद में आपको एक प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा मिलता है। प्रश्नवाचक चिन्ह हमें बताता है कि ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है। अब इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से आता है? इसमें सबसे पहले डू या डज आता है। इसके बाद इसमें सब्जेक्ट आता है। इसके अलावा फिर इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, फिर ऑब्जेक्ट, और अंत में अदर वर्ड लिखा जाता है। और चूंकि ये प्रश्नवाचक वाक्य है, इसलिए इसमें एक क्वेश्चन मार्क भी लास्ट में लगा दिया जाता है। अब डू या डज का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो अभी हम नेगेटिव सेंटेंस में देखा हुआ था कि डज का प्रयोग हमेशा एक वचन के साथ में करते हैं और डू का प्रयोग हमेशा बहुवचन के साथ में करते हैं। और डू या डज हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो चलिए ऐसे एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं, जैसे कि क्या वे रेडियो सुधारते हैं? क्या वे रेडियो सुधारते हैं? और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो क्या वे रेडियो सुधारते हैं एक प्रश्न है, और ये प्रश्न है तो आपका ये इंटरोगेटिव सेंटेंस का उदाहरण है। तो इसके अंत में ते शब्द आ रहा है, तो ता है, ती है, ते है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रदर्शित करता है। तो ये आपका वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। अब इस वाक्य को हम बनाते हैं। बनाने से पहले हम इसमें सारी चीजें देखते हैं। तो क्या तो आपका प्रश्न को प्रदर्शित कर रहा है, वे जो है ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका सुधारना ये आपका वर्ब है, और वर्ब से पहले है ऑब्जेक्ट। और चूंकि ऑब्जेक्ट के यहाँ पे अदर वर्ड भी आते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे किसी प्रकार का अदर वर्ड नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले हम लगाते हैं इसमें डू या डज, और डू या डज हम लगता है हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार। तो देखते हैं, सब्जेक्ट इसमें है बे। बे के लिए इंग्लिश में कहते हैं दे। दे
बहुवचन है, बहुवचन के साथ हमेशा हम डू का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे आपका शब्द आ जाएगा डू। इसके बाद आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अभी हमने देखा कि वे के लिए हम कहते हैं दे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा दे। इसके बाद आता है वर्ब। वर्ब है आपका इसमें सुधारना। सुधारने के लिए हम कहते हैं रिपेयर। सुधारने के लिए हम कहते हैं इसमें रिपेयर, तो यहाँ पे वर्ड आ जाएगा रिपेयर। फिर आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है इसमें रेडियो। रेडियो को इंग्लिश में रेडियो ही कहते हैं। इसके बाद आता है अदर वर्ड। तो अदर वर्ड हमें सेंटेंस में नहीं दिया गया है। इसके बाद आता है क्वेश्चन मार्क, तो हम इसमें क्वेश्चन मार्क भी लगा देते हैं, तो आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। डू दे रिपेयर रेडियो, क्या वे रेडियो सुधारते हैं। अभी हमने यहाँ पे बहुवचन का उदाहरण लिया था, अब हम इसी को एक वचन के उदाहरण से भी समझते हैं। जैसे कि क्या गीता घर पर मिठाइयाँ, या फिर क्या गीता घर पर खाना पकाती है। क्या गीता घर पर खाना पकाती है। तो दोस्तों इसमें देखते हैं, इसमें अंत में आपका तीय शब्द आ रहा है, तो तीय शब्द आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आता है, और इसमें क्या शब्द और प्रश्नवाचक चिन्ह का भी प्रयोग किया जा रहा है। तो क्या और प्रश्नवाचक चिन्ह आपके प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस को प्रदर्शित करता है, तो ये भी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो इसमें सबसे पहले आपका क्या शब्द जो है वो तो आपके प्रश्न को प्रदर्शित कर रहा है। गीता सब्जेक्ट है, पकाना इसमें वर्ब है, वर्ब से पहले आता है ऑब्जेक्ट, तो खाना शब्द जो है वो ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट से पहले मिलता है आपका अदर वर्ड, तो घर पर ये आपका अदर वर्ड है। तो सबसे पहले हम इसमें अब ट्रांसलेट करते समय लगाते हैं डू या डज, और डू या डज लगता है आपका सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट दिया गया है गीता। गीता एक नाम है, नाम के साथ में हमेशा डज का प्रयोग किया जाता है, तो हम यहाँ पे लगाते हैं डज। इसके बाद हमें लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है गीता। इसके बाद लगाना है इसमें वर्ब। वर्ब है इसमें पकाना। पकाने के लिए इंग्लिश में कहते हैं कुक। इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है खाना यानी भोजन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं फूड। इसके बाद आता है अदर वर्ड, अन्य शब्द। तो अन्य शब्द है यहाँ पे घर पर, तो पर के लिए हम बोलते हैं ऑन या एट, और घर के लिए बोलते हैं होम। तो डज गीता कुक फूड एट होम। फिर इसके बाद इसमें लगता है क्वेश्चन मार्क, जो हमारे प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक वाक्य को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे लास्ट में लग जाता है क्वेश्चन मार्क, तो आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है डज गीता कुक फूड एट होम। तो यहाँ तक हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस को समझ लिया है। अब हम इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को अगली कक्षा में समझेंगे। इसके अलावा अभी हमारे इसमें WH सेंटेंस भी रह गए हैं, इनको भी हम अगली वीडियो में समझेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको टेंस समझ में आए होंगे। इसके अभ्यास कीजिए और इसे अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।